हाय एवरीवन। ठीक है, तो आज हम फटाफट प्लेन्स के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। तो और भी टाइप्स ऑफ प्लेन्स जो हम पढ़ सकते हैं, एक्चुअली टाइप वन आपको आता है तो आपको बाकी सारे टाइप्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो टाइप थ्री जो है दैट इज द इजीएस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो टाइप थ्री अपन देख लेते हैं। टाइप थ्री में होता क्या है कि आपको, अच्छा ये याद है क्या, कोई भी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, कोई भी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको याद है कैसे लिखते थे। मान लो उसका एक्स इंटरसेप्ट ए होता था और वाई इंटरसेप्ट उसका बी होता था। वी टू राइट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, है ना। बस प्लेन में भी वही होता है। एक्चुअल में प्लेन का भी इंटरसेप्ट होता है ना। प्लेन का भी इंटरसेप्ट होता है। तो अगर, एक मिनट यार, अगर हमें प्लेन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा और जेड इंटरसेप्ट होगा। तो अगर हमें तीनों इंटरसेप्ट गिवन है, ये अटक क्यों रहा है इतना। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, सॉरी एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब इंटरसेप्ट देखिए कैसा हो सकता है कि प्लेन कुछ इस तरीके से नजर आए आपको, है ना। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि प्लेन ट्रायंगुलर है, मैंने उसका एक ट्रायंगुलर हिस्सा बनाया है। हो सकता है कि प्लेन तो बहुत बड़ा रहा हो, है ना, वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं हिट कर रहा हो, लेकिन जहां पर वो हिट कर रहा है वो पॉइंट से मुझे मतलब, ये पॉइंट अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में देता ही है, इफ द क्वेश्चन directly mentions that x intercept is a00, y intercept is 0 b0 and z intercept is 0 0 c, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकेंगे अपन। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकेंगे x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स वन, एकदम उसी तरह से जिस तरह से हम लाइन की इक्वेशन लिख पाते थे 2D में। ठीक है ना, तो आपको इसमें तीनों इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे, है ना। तो लिख लो अच्छे से पहले, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड दिस इज द इजीएस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको इंटरसेप्ट दिया जाता है। आगे बढ़े। अच्छा, फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा आसान है, वो लेकिन काफी हटके है, वो बहुत ज्यादा हटकर है। इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। तो टाइप फोर जो है उसको कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट मेरे को बता दो, मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है ना, क्लियर है आवाज। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, या वीडियो क्लियर है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, लेकिन ना आप एक चीज अभी दिमाग में फिट कर लीजिए, ये वैसा इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं है जैसा हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक। क्या पढ़ रहे थे अपन, ए आर डॉट एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड हो गया, ये एक प्लेन है हमारे पास। ठीक है, अब इस प्लेन में हमें तीन वेक्टर रखे हुए हैं, ऐसा हमको पहले से बता रहे हैं। ठीक है, देर आर थ्री वेक्टर्स जो कि इस प्लेन में रखे हुए हैं। पहला वेक्टर है, एक वेक्टर मान लेते हैं इस प्लेन पर जो रखा हुआ है दैट इज वेक्टर पी। दूसरा वेक्टर इस प्लेन पर रखा हुआ है वेक्टर क्यू, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर थ्री वेक्टर्स ऑन द प्लेन। सो पहला वेक्टर है वेक्टर पी, दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू। ठीक है, और आपको कह रहा है एडिशनली कि देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एक पॉइंट भी है उस प्लेन पर रखा हुआ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए वेक्टर। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि अब हम उसको उस तरीके से देखो, नॉर्मली तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो इजीली, वेरी इजीली। कैसे लिखोगे यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन, एनीवन एनीवन इन दिस क्लास,
हम यहाँ पर अगर प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, आपको दो वेक्टर दिए उसने प्लेन में रखे हुए, ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन नॉर्मली अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? नॉर्मल वेक्टर निकालोगे पहले। नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे कैसे निकलेगा? कोई भी मुझे बताना चाहे अगर। नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे कैसे निकलेगा? सही बात है, पी और क्यू का क्रॉस करके, ठीक है। तो पी और क्यू का क्रॉस करके जैसे ही नॉर्मल वेक्टर आया मेरे पास, वो नॉर्मल वेक्टर अलग से लिख दो, और वो जो नॉर्मल वेक्टर है बस फिर बन गया आपका टाइप 1। एक पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, खत्म। तो यस, मैं आपको क्या कह रहा था कि पी क्रॉस क्यू कर दोगे अगर, तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। जैसे ही नॉर्मल वेक्टर मिला, आपका काम हो चुका है, आपको प्लेन मिल चुका है टाइप 1 की तरह। मैं वो भी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग सीख रहे हैं अपन कुछ, है ना, कंफ्यूज मत होना। एक पॉइंट हमने इसमें हमेशा की तरह आर लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है आर वेक्टर, एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप, वाई जी कैप और जेड की कैप, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वही ए आर वेक्टर निकाला, ए आर वेक्टर निकाला। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ए आर वेक्टर है और जो वेक्टर पी है और जो वेक्टर क्यू है, क्या ये तीनों कोप्लेनर है? कोप्लेनर है ना, बिल्कुल। तो अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स दी अदर टू वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। टू वेक्टर वन पॉइंट वाला केस है क्या? हाँ, टू वेक्टर वन पॉइंट वाला केस है ये। एक्चुअल में हमने टाइप 2 जो कल देखा था वो क्या देखा था, देखो फिर से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप लोग ना, हर किसी को टाइप 1 की तरह सोचो। लेकिन हमने कल टाइप 2 में क्या देखा था कि 3 पॉइंट दिए जाते थे और बस, और कुछ नहीं। तो यहां से भी अपन सबसे पहले नॉर्मल ही निकालते थे और ए आर वेक्टर निकालते थे, बस ए आर डॉट नॉर्मल करते थे, जीरो हो जाता था। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर आपको टू वेक्टर वन पॉइंट दे रखा है, दो वेक्टर वन पॉइंट, तो इसमें भी आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है। लेकिन मैं आपको, है ना, वो वाली इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बता रहा हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले आप देख लो, क्योंकि ये भी मार्केट में चलती है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरे के बराबर लिख सकते हो। ये अपन ने वेक्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छे से, है ना, याद आ रहा है? तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने ये पढ़ा था कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये भी मैंने आपको समझाया था कि क्यों होता है, उसका डेरिवेशन भी दिया था। तो आपको कभी भी जीवन में देखो, पहले तो मैं ए आर वेक्टर को लिख देता हूँ, फाइनल पॉइंट आर कैप, आर वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर। तो यहां से आपके पास प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी अटपटी है, ये हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन को भी थोड़ा सा समझना है कि क्या है। कभी भी आपको ये इक्वेशन दी जाए, ये क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो हम जो वेक्टर इक्वेशन देखते थे, कार्टेशियन इक्वेशन देखते थे, है ना, हर हर टाइप का, उसी के तरीके से यहाँ पे एक पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो हमको लैम्डा और म्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर मिलेगी, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको हो सकता है कि आईआईटी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये इक्वेशन देखकर आप क्या डिड्यूस करोगे, ये इक्वेशन देखकर आप ये डिड्यूस करोगे कि आर माइनस ए वेक्टर, कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाए ना, तो ए को एक तरफ ले लो, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी प्लस म्यू टाइम्स क्यू, लैम्डा टाइम्स पी प्लस म्यू टाइम्स क्यू।
ठीक है। और आपको देखकर क्या समझना है कि पॉइंट ए, पी और क्यू, या फिर ऐसा सोचो सिंपली, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जरूर कोप्लेनर रहे होंगे, जरूर एक ही प्लेन में होंगे। तो आपको समझ आने की अच्छा ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर प्लेन पर रखे हो, ये प्लेन है, प्लेन पर रखे हो, कोई भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और एक पॉइंट दे रखा है। तो आपको तुरंत समझ जाना है ये चीज देखकर कि क्या क्या दिया हुआ है बस। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको सिर्फ देता है क्या, हिंट के फॉर्म में। इक्वेशन तो आपको वैसे ही निकालनी पड़ेगी जैसे निकालते आ रहे थे अपन। सो दैट आई विल टीच यू। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या दिया जाता है। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन if ऐसा मत लिखो, if a plane is represented by the equation, if a plane is represented by the equation, क्या है इक्वेशन, r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस, पहले लिख लो आराम से ना, क्वेश्चन लिखते समय पैनिक मत करा करो, उसको सिर्फ लिख लिया करो, समझा करो। 3i कैप प्लस 4j कैप minus k cap if a plane is represented by the equation this, then find या convert ही लिखो डायरेक्टली, चलो then convert it into कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। समझो मेरी बात को अभी ना। सबसे पहली बात तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज द प्लेन वी हैव, है ना, ये प्लेन है अपने पास। अब क्या कहा जा रहा है हमसे कि इस प्लेन की इक्वेशन हमको दे रखी है। तो प्लेन की इक्वेशन देख के आपको फट से समझना है कि अरे तो कुछ अलग टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है हमको, नॉर्मल तरीके से नहीं दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस, है ना। तो हमने क्या करा, ये वाला पॉइंट को एलएचएस में लेकर आए। जैसे ही हम एलएचएस में लेके आए तो हमको क्या मिला, आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और के कैप है नहीं तो 0 के कैप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आप सब कुछ भूल जाओ कि ये हम प्लेन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप सिर्फ सिंपल वेक्टर अलजेब्रा लगाओ। क्या लिखा है आरएचएस में, पॉइंट माइनस पॉइंट जैसा कुछ है, तो ये एक वेक्टर होगा निश्चित तौर से, है ना। ये एक वेक्टर होगा, कुछ भी होगा यार, इसका आंसर एक वेक्टर ही तो आएगा। और लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर है और म्यू टाइम्स अनदर वेक्टर है। तो ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखकर आपको समझ में आ रहा है कि तीन वेक्टर है जिसको अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रखा है ना। हमने ये लिख रखा है कि वन ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द अदर प्लस म्यू टाइम्स द अदर। ठीक है, इसको अपन कुछ भी ए आर वेक्टर ही बोल देते, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक वेक्टर जो है लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स दी अदर टू वेक्टर्स है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। क्योंकि ऐसा कब लीनियर कॉम्बिनेशन कब लिखा जाता है, जब वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो आपको एग्जाम में समझना है कि ये वाला वेक्टर जो होगा ये वाले वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर होगा। तो पहला वाला वेक्टर, इसको मैंने पी जिसको बोला है वो ये मान लिया मैंने, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, काफी लोगों ने तो मेरे को आंसर भी दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि मेरे को सही लग रहा है। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप
ठीक है, और ये r माइनस ए लिखा हुआ है, r माइनस ए मतलब ए आर वेक्टर, तो इसको अच्छे से समझना। r माइनस ए क्या है यार, r एक जनरल पॉइंट रहा होगा और ए एक फिक्स्ड पॉइंट रहा होगा, है ना। तो हो सकता है कि ए पॉइंट एक फिक्स हो, और ए पॉइंट जो फिक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 1 माइनस 2 0, ये रहा ए पॉइंट। और आर जो जनरल पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे, ये हो गया ए आर। ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है बस। अब आपको वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो सबसे पहले तो मेरा कंसर्न होता है कि मैं नॉर्मल निकालूं। नॉर्मल कैसे निकलेगा, पी क्रॉस क्यू करके। पी और क्यू को आप टेल टू टेल मिला सकते हो क्योंकि फ्री वेक्टर्स है। टेल टू टेल मिलाओगे उसके बाद आप नॉर्मल निकालोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, बस दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। तो मैं पी क्रॉस क्यू निकाल दूं पहले, पक्का। तो देखो पी क्रॉस क्यू निकाल देता हूँ मैं। ये पी क्रॉस क्यू निकालने का तरीका डिटरमिनेंट से होता है, आई कैप जे कैप के कैप। पी वेक्टर के कोऑर्डिनेट बताओ, पी वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 माइनस 1 और 3, 3 प्लस 4 और माइनस 1, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा कल मंडे है, आपकी क्लास कल मॉर्निंग में रहेगी ना, ध्यान रखिएगा इसका। आपकी क्लास कल मॉर्निंग सेशन में रहेगी, आफ्टरनून सेशन में नहीं रहेगी, सो देयर कैन बी ए स्लाइट चेंज इन द टाइम टेबल। तो आई क्या निकालो, इसको कितना आ जाएगा, 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस जे कैप, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 9 प्लस के कैप, 2 4 आर 8 माइनस माइनस 3, ठीक है। 8 माइनस माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 11 आई कैप माइनस 11 प्लस 11 जे कैप और 8 प्लस 3 11 के कैप। ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर आ गया मेरे पास, हाँ ऑनलाइन ही होगी। तो ए आर वेक्टर अपन लिख सकते हैं अच्छे से। ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पॉइंट आर एक्स माइनस 1, देखो अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, पॉइंट पता है नॉर्मल पता है, तो पॉइंट क्या है 1 माइनस 2 0, तो एक्स माइनस 1 माइनस 2 और 0 माइनस 11 प्लस 11 प्लस 11, ठीक है। ये आ गया वेक्टर की इक्वेशन, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना अब तो अपन, इतना तो अपन ने सीखा है टाइप 1, सो सब कुछ टाइप 1 की तरह ही होता है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी मुश्किल है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 माइनस 2 and perpendicular to plane 2x plus y minus z is equal to 0 and x minus y minus z is equal to 3। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक प्लेन है जो कि 1 0 माइनस 2 से पास कर रहा है और इस प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग एक बार थोड़ा सा खुद से सोचें, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। सोचो सोचो सोचो, अगर आपने सोच लिया तो बस बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ।
देखते हैं, कोई मुझे बता सकता है लॉजिक कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालना है, उस प्लेन पर पॉइंट दिया है, बस नॉर्मल की दे रही है, ठीक है। तो ये एक प्लेन है हमारे पास। सर ऐसा होगा क्या ये कि मतलब दोनों नॉर्मल निकालेंगे और हाँ उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे और उसके अलोंग विद प्लेन? एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे उसका परपेंडिकुलर? इससे एक नॉर्मल वेक्टर आता है पहले प्लेन से, दूसरे प्लेन का एक आता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, लॉजिक सही है। बाकी लोगों को अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं समझाऊंगा। देखो दो वेक्टर्स है, अब दो प्लेन है अपने पास, ठीक है। थोड़ा मेरे को ड्राइंग अपनी एक्सप्लोर करने दो। ये पहला वेक्टर, पहला प्लेन, और दूसरा प्लेन कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझना ध्यान से है ना, अब बहुत ध्यान से समझना। ये जो नीचे वाला प्लेन है, इसकी इक्वेशन निकालनी मुझे। और ये जो नीचे वाला प्लेन है, इट इज परपेंडिकुलर टू दो प्लेन। कौन सा प्लेन? एक ये रेड वाला प्लेन, रेड नहीं करते इसको, अपन ऑरेंज कर देते हैं। एक ये ऑरेंज वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, और एक ये ग्रीन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे आपको समझ में, इसको थोड़ा अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास दो प्लेन ऐसे रहे होंगे, ठीक है। ज्यादा नीचे हो गया आज क्या? रुकिए, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ, फिर हम चालू करते हैं। एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन, है ना, मेरे हथेली को आप प्लेन समझिए, और दो प्लेन्स ऐसे हैं जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब हो सकता है कि एक प्लेन ऐसा हो जो कि मेरे हथेली से परपेंडिकुलर है, और एक प्लेन ऐसा हो सकता है। वाह, सब आपके मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट सीरीज के पेपर से सारे आपके, जो आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो ये हथेली है, ये एक प्लेन है, ठीक है। अच्छा, हर प्लेन के साथ एक वेक्टर आता है फ्री। कौन सा वेक्टर? जो उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला प्लेन जो है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा, समझ में आ रहा है आपको, है ना। और जो नीचे वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर भी एक नॉर्मल वेक्टर होगा। और वो जो हथेली है ना, आप इमेजिन कर लो कि वहां पर हथेली है ही। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है, एक्चुअल में आप अगर नीचे से देखेंगे तो समथिंग विल लुक लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उन दोनों वेक्टर्स को कुछ एक ही साथ बना देता हूँ। तो ये दोनों वेक्टर्स मेरी हथेली से परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन्स। तो दिस इज प्लेन नंबर वन। ये वाला जो फ्लैप है, ये प्लेन नंबर वन है, और ये वाला जो फ्लैप है, ये प्लेन नंबर टू है। क्वेश्चन मत देखो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, एक क्वेश्चन प्लेन का भी है इसमें। तो ये पहला वाला प्लेन जो है और दूसरा वाला प्लेन जो है, मेरी हथेली से परपेंडिकुलर है। आपको समझ में आ रहा है? यही फिगर बना रखा है मैंने, ठीक है। दिस इज द फिगर, बोथ आर प्लेन नंबर वन एंड प्लेन नंबर टू, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन। अच्छा, तो इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो अपन फील करते हैं। इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, और इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसा, ऐसा होगा इसका नॉर्मल वेक्टर, और इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा। तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर जो होगा ना, वो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, तो ये पहले वाला जो प्लेन है, इसका भी नॉर्मल वेक्टर जो होगा, ये ऐसा कुछ होगा n1, और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, n2, ठीक है। और वो जो दोनों नॉर्मल वेक्टर्स होंगे, दैट विल बी अल्टीमेटली लाइक दिस। मेरा जो हथेली था,
फिर वो जो दोनों प्लेन्स थे उनके नॉर्मल वेक्टर फील कर पा रहे हो एकदम फोटो में। अब उन दोनों को अगर टेल टू टेल मिलाते हैं अपन तो आपको समझ में आ रहा है ये दोनों नॉर्मल वेक्टर्स, ये दोनों जो नॉर्मल वेक्टर्स है दे आर एक्चुअली फ्री। इनको आप चाहे तो प्लेन में रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। उसका नॉर्मल वेक्टर जो है, सुनो, ये वाला जो नॉर्मल वेक्टर है ये मेरे प्लेन से एकदम पैरेलल होगा, तो इसको आप उठा के प्लेन पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रीन वाला जो नॉर्मल वेक्टर है ये भी प्लेन से पैरेलल होगा, इसको भी आप रख दो प्लेन पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। तो इसको अगर आप प्लेन पर रख दोगे तो hold on, एक मिनट है ना। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा वीडियो। तो आपको करना क्या है, ये दो नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर मिल गए अपने को, एक नॉर्मल वेक्टर ऐसे मिल गया, एक नॉर्मल वेक्टर ऐसे मिल गया। तो बेसिकली आई गॉट टू नॉर्मल वेक्टर्स ऑन द प्लेन। ठीक है, मेरे को दो नॉर्मल वेक्टर मिल गए प्लेन पर, और दोनों नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर मिल गए तो उनका क्रॉस करने से मेरे को एक्चुअल में प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, बहुत अच्छी चांसेस है कंफ्यूज होने की, अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है तो आप बहुत आराम से कंफ्यूज हो जाओगे। बट आप थोड़ा भी अगर इमेजिन कर पाते हो तो आपको दिख रहा होगा, इधर देखो सामने, सामने देखो, ये दोनों जो नॉर्मल है इसको आप गिरा दो ना नीचे, धक्का दे दो, नीचे गिर जाएंगे एकदम पैरेलल, ऐसे बस। फ्री वेक्टर है ना भाई, यही तो तरीका होता है फ्री वेक्टर का। कितना सही वीडियो चल रहा है। ये पहला ऑरेंज वाला नॉर्मल नीचे आया और दूसरा ग्रीन वाला नॉर्मल नीचे आया, बस ये दोनों प्लेन में आ गए। ठीक है, दोनों प्लेन में आ गए अगर तो मेरा काम ही हो गया। चलिए, अगर इतना अपने को समझ में आ रहा है तो फिर तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो यार काम की बात, इस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल कैसे मिलेगा हमको, नीचे वाले प्लेन का n1 क्रॉस n2। सो नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज नथिंग बट n1 क्रॉस n2। ठीक है, फील हो रहा है किसी को, जरा भी फील नहीं हुआ तो बताओ, मैं फिर से दूसरे तरीके से समझाता हूँ। n1 क्रॉस n2, तो n1 क्रॉस n2 पहले निकाल लेते हैं हम, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और पहला वाला नॉर्मल वेक्टर क्या है, देखो हर प्लेन के साथ एक नॉर्मल उसका फ्री आता है, तो इस प्लेन के साथ उसका नॉर्मल फ्री आएगा। आदित्य नायर बताइए मुझे इसका नॉर्मल क्या होगा। इसको n1 बोल देते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा। गायब हो गए क्या, प्रेजेंट हो। हाँ, फिर आप नॉर्मल तो बता ही सकते हो ना, कोएफिशिएंट ही तो होते हैं ये, 2 1 -1। बस यही तो मैंने कल से कहा था आपको, हर प्लेन के साथ उसका नॉर्मल वेक्टर फ्री आता है, उसके कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेन, ये ऑरेंज वाला। ठीक है, और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 i कैप -1 j कैप -1 k कैप। ठीक है, तो लिखो इसमें 2 1 -1, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 1 -1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 -1 -1। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कोई मेरे को बता देगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, n1 क्रॉस n2 जो आएगा ना वो एक्चुअल में क्या आएगा, मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो n1 n2 के परपेंडिकुलर। n1 n2 के परपेंडिकुलर मतलब ये नीचे वाला प्लेन जो है इसके ही परपेंडिकुलर। आ रही मेरी बात समझ में, तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मेरे को मिल जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है ए से पास हो, बट मिल जाएगा। सो इस नए जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल हमें मिल जाएगा उस केस में। ठीक है, और पॉइंट तो पता ही है, बस पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल, बस मेरा काम हो जाता है। मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसको अपन खोल देते हैं। आई कैप हो जाएगा आपके पास 1 × -1 -1 -1 -j कैप -2 -1 +k कैप -2 -1 -2 i कैप +j कैप
-3 के कैप। ये क्या आ गया? प्लेन का नॉर्मल आ गया। प्लेन का नॉर्मल आ गया, पॉइंट अपने को पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी यहाँ से? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी x माइनस जो भी पॉइंट गिवन है अपने को 102 है ना, पक्का 102, तो 1 0 मतलब y माइनस 0 और 2 मतलब -2 है, सॉरी, और उसमें नॉर्मल वेक्टर आप यहाँ पे ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 0 होता है नॉर्मल वेक्टर्स। अब ये सब आपको पता है मैं क्या करता हूँ, है ना, -2 +1, ये वाला +1 और ये वाला -3, फटाक से लिख दिया अपन इक्वेशन। आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो AR वेक्टर लिखो, उसका डॉट n के साथ करो, यही आंसर आएगा। ये AR डॉट n का ही आंसर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है बट मैं नहीं कर रहा हूँ। सर आपने दोनों नॉर्मल्स का डॉट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बनाया? उसी समय पूछ लेती जब मैं बता रहा था। देखो, दोनों नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए करा क्योंकि ये फिगर समझ में आया तुमको, ये जो मैंने बनाया है? हाँ सर समझ आया सर। आया ना? तो देखो क्या हो रहा है कि हाँ। अगर आप टॉप से देखोगे ना तो नॉर्मल 2 और नॉर्मल 1 कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, हो सकता है ऐसे। एकदम टॉप व्यू देखेंगे अपन अगर ड्रोन व्यू वर्टिकल वाला तो ऐसे नजर आएंगे। तो और नीचे वाला प्लेन जो है एकदम फ्लैट जमीन नजर आएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, है ना। तो ये जो N1 है, इसको पहली बात तो फ्री है ना, आई कैन मूव इट एनीवेयर, तो इफ आई मूव इट हियर, ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी शांति मिलेगी। अब ये N1 और N2 जो है, एक्चुअली हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों प्लेन पर ही रखे हैं। अगर सबसे ऊपर से देखोगे तो प्लेन पर ही रखे हुए, बस इन दोनों का जो क्रॉस, अब अपने को क्या, इस ये नीचे वाला जो रेड वाला प्लेन है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर तो है नहीं अपने पास, तो हम वो इस N1 और इस N2 की मदद से नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे नीचे वाले रेड वाले प्लेन, N1 और N2 की मदद से। तो रेड वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो ऐसा दिख रहा है आपको, N1 N2, बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू अ थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू N1 एंड N2, है ना, जो कि N1 और N2 के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको N1 क्रॉस N2 जो मिलेगा वो ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर और रिक्वायर्ड प्लेन के, है ना। जैसे कि ऐसे मैं आपको वही चीज समझा रहा था कि जो अपन टॉप व्यू देख रहे हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो टॉप व्यू देख रहे हैं उनको कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। देखो इधर, टॉप व्यू इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है टॉप व्यू, ठीक है। ऐसा है नहीं असल में, एक्चुअल में ये जो वेक्टर्स है वो थोड़े से ऊपर है, बट टॉप से देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। और आप चाहो तो इनको एक्चुअल में प्लेन में रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेन में आप इनको रख सकते हो क्योंकि फ्री वेक्टर है भाई। फ्री वेक्टर को आप कहीं पे मूव कर सकते हो पैरेलल। देखो ये वेक्टर फ्री है ना, तो मैं इसको पैरेलली मूव करूंगा, कभी भी इसको घुमाऊंगा नहीं, बस इसको रोटेट नहीं करना है। इसको आपको बस जैसा है वैसा ही कहीं पे भी रख दो उठा के पैरेलली, डू नॉट रोटेट इट। आपने इसको रोटेट किया तो वेक्टर ही बदल गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा है कि ये दोनों वेक्टर जो है वो प्लेन पर रखे हुए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। N1 क्रॉस N2 विल बी दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि आप क्रॉस किसको कर रहे हो। ग्रीन क्रॉस पिंक कर रहे हो तो ऐसा आएगा ऊपर, और पिंक क्रॉस ग्रीन कर रहे हो तो ऐसा आएगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मिलेगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो दोनों प्लेन्स थे ना, इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स जो थे वो मैंने निकाले। ये दोनों जो प्लेन्स है इनके नॉर्मल वेक्टर मैंने निकाले, मतलब निकाले क्या, गिवन ही, उन नॉर्मल वेक्टर की मदद से मैंने तीसरा वेक्टर निकाल दिया जो कि नीचे वाले प्लेन के नॉर्मल होगा। फील कर पा रहे हो थोड़ा बहुत रिचा? हाँ सर, सर क्लियर है सर। ठीक है, सो दिस इज इट। अच्छा, अब मैं एक और डाउट आपसे पूछता हूँ आप लोगों से। अब ये मेरा डाउट है, मान लो कि मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ, ओरिजिन से चालू हो रहा है जो वेक्टर, है ना, ए तक, वो ए वेक्टर, और वो ओ ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को कोई बता दो इस क्लास में। देखो मैं आपको सबसे मुश्किल काम काम बता देता हूँ कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ठीक है।
अब आप मेरे को आसान सी चीज बता दो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं आपको ओ ए वेक्टर दे देता हूं तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। आप अगर बोलोगे तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। 3 4 6। हाँ 3 4 6। क्यों? क्योंकि यही तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है। जो इसका कोऑर्डिनेट होता है वही ओ ए वेक्टर होता है ना। अब अगर चलिए अच्छी बात है 3 4 6 आप लोग बता दे रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना। अगला जो टाइप ऑफ प्लेन है ना, अगर आपको ये चीज समझ में आती तो ही वो समझ में आएगा। ऑल्दो वो चीज थोड़ी सी ट्रिकी है, एनसीईआरटी का कंटेंट है और काफी ट्रिकी है वो, बट हम उसको ओवरकम कर लेंगे। मान लो मैं आपको एक और वेक्टर देता हूँ ओबी वेक्टर, और मैं आपको बी पॉइंट, सॉरी ओबी वेक्टर ही मैंने आपको दे दिया इस तरीके से। 3 बार बार 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, वन है क्या हो गया भाई। हाँ, तो क्या आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल 1, 2, इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे डायरेक्शन में लेता हूँ इस प्रॉब्लम को। मान लो मैं आपको तीसरा वेक्टर देता हूँ ओसी वेक्टर, और ये जो ओसी वेक्टर है वो सी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला जैसे कि ये जो ओबी वेक्टर था अगर वो बी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता, तो आप क्या बोलते? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? बी वेक्टर। सिंपल सी बात है ना यार। जैसे कि आपने ये देखा ना 1, 2, -5, ये ओबी वेक्टर 1, 2, -5 देख कर ही आपने बता दिया बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल बी वेक्टर जो होगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मैं आपको ये ना बताते हुए ये बताता कि ओ ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, तो आप क्या बोल देते उस केस में कि यार ए का कोऑर्डिनेट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए मुझे सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सी वेक्टर हो जाएगा। वो सी वेक्टर कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरे को क्या पता, हो सकता है। देखो वो सी वेक्टर ऐसा मैं आपको कुछ दे देता हूँ, -2i कैप +7j कैप +13k कैप। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, 7, 13। क्या सीखा अपन ने? क्या सीखा अपन ने? हमने ये सीखा कि ओरिजिन से, ओके, ओरिजिन से निकलने वाला जो भी वेक्टर होता है अगर वो वेक्टर लफड़ा वेक्टर है, तो ये जो एंड पॉइंट है ना, तीर एरो, वो एरो का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा वेक्टर खुद हो जाएगा। अगर वो मसाला वेक्टर है तो ये एरो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट खुद वो मसाला वेक्टर ही हो जाएगा। ये चीज क्लियर? मेरे से बाद में मत पूछना प्लीज कि सर ये कैसे कर दिया। मैं अभी से आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं आपको बेस बना रहा हूँ अगले वाले टाइप का। दैट इज द लास्ट टाइप, है ना। जनरली वो हर जगह पर, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो आर डी शर्मा कोई भी बुक हो, उसमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है। बट मैं हमेशा सबसे आखिरी में पढ़ाता हूँ क्योंकि वो सबसे अलग है। तो अलग वाली चीज आखिरी में पढ़ा दिया, कॉमन वाली चीज पहले पढ़ा दिया। ये चीज अपने को अगर समझ में आती है तो वी आर ओके विद एवरीथिंग, वी कैन प्रोसीड। ठीक है, तो अगला टाइप जो है दैट इज टाइप 5। आप चाहे तो उसको टाइप 1 भी लिख सकते हो या टाइप 0 भी लिख सकते हो। टाइप 0 ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है नाम से, है ना। लिख लो टाइप 5। ये अगर हमें समझ में आ जाता है जल्दी तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरे प्लेन्स खत्म हो जाएंगे। प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, प्लेन्स के बीच का एंगल, यही बस छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे मेरे पास, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके देखिए, तो टाइप 3 एक बार दिखा दो। ये कैसे आउट ऑफ द ब्लूज आप टाइप 3 बोल रहे हो? टाइप 3 कहाँ है? वो तो याद भी नहीं है ये वाला। हाँ देख लो यार इसको। अच्छा, इसका नाम मैंने लिखवाया नहीं था। इंटरसेप्ट, नाम लिख लेना। नाम से क्या रखा है यार? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आपको तीनों, आप चाहे तो अंग्रेजी में मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया कि इफ द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, सब कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट्स इट। क्लियर? टाइप 5 पे आ जाते हैं। अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ,
जैसे कि अभी रिचा ने जैसा पूछ ही लिया था, तो मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने आपको एक वेक्टर दिया, उसकी उसकी लंबाई जो है मान लीजिए 10 यूनिट्स है ना, और वो वेक्टर मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर मेरे को पता है ए कैप। क्या आप मुझे ये वाला काला वाला वेक्टर बता सकते हो, क्या होगा उसका वैल्यू एक बार में? एनीवन? ब्लैक वाला 10 वेक्टर ए कैप। 10 ए कैप हो जाएगा। बस ये आता है अपने को तो अपन फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई टाइप 5 एज मच एज आई कैन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग, बट अपन इसको कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की। चलिए आइए, इसमें आपको क्या गिवन होता है बताता हूँ मैं आपको, और इसका नाम जो है वो क्या है वो भी अपन देखते हैं। आपने अगर एनसीईआरटी एचएससी की बुक ट्राई करी होगी ना, तो आपको ये मिल गया होगा एक ना एक बार। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसलिए मैंने कल आपको होमवर्क कहाँ दिया था? मैंने आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था। नॉर्मल फॉर्म क्या क्या गिवन होता है इसमें वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये सबसे हटके है, ये ऊपर वाले फॉर्म से हटके है, तो इसमें जो गिवन चीजें होती है वो भी हटके होती है ना, मैच नहीं करती, इसलिए सबसे आखिरी में पढ़ाया जा रहा है इसको। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको ऊपर जैसा बना दूंगा, है ना, मैं उसको टाइप 1 की तरह बनाना चाहूंगा बिल्कुल। तो देखते हैं कि वो चीज आपको कितनी जल्दी समझ में आती है, आ जाएगी। गिवन क्या क्या रहता है इसमें? इसमें गिवन रहता है यूनिट। देखो, आमतौर पर अपने को प्लेन का क्या दिया जाता था? नॉर्मल वेक्टर दिया जाता था, नॉर्मल वेक्टर। लेकिन इस बार आपको प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मतलब नॉर्मल वेक्टर अभी भी मिल रहा है, बट वो यूनिट वेक्टर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो हमको पहले मिलते आ रहे थे, अब आपको क्या मिल रहा है? यूनिट वेक्टर मिल रहा है, एन कैप। जो भी वेक्टर मिल रहा है वो 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर मिल रहा है। तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको गिवन रहेगा। नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल बोलना मतलब परपेंडिकुलर, बट फिर भी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये आपको गिवन रहेगा। और आपको पता है और कुछ भी गिवन नहीं रहेगा। बस दिस इज व्हाट इट मेक्स दिस पर्टिकुलर टाइप अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। आपको सिर्फ एक ही चीज गिवन रहती है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, चलिए, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये रहा प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, आपको एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर। समझिएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर है जो कि एन कैप है, समझो इस बात को। नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे रहा है आपको, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छी बात है, चलिए। और ये ओरिजिन। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक और चीज गिवन रहेगी यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये तो मैं बताना ही भूल गया। पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं दिया रहेगा। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये भी आपको गिवन रहेगा। ओरिजिन से जो प्लेन का डिस्टेंस है वो कितना है? डी के बराबर। 10 यूनिट, 12 यूनिट, कुछ भी दिया हुआ है। तो इस चीज को आप समझो कि ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा कि ओरिजिन से अपन प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ओरिजिन से अपन प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो परपेंडिकुलर की लंबाई जो है वो डी यूनिट्स है। ठीक है, तो अब फील करने वाली बात आ गई है हमारे पास। थोड़ा सा इसको फील करते हैं कि क्या क्या गिवन है, बस मैं आपको वो फील करा देता हूँ। आई हैव दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एन कैप दिया हुआ है मुझे, तो ये कैप ही यूज कर रहा हूं मैं किसी पेन का। ठीक है, दिस इज एन कैप। प्लेन के परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है। प्लेन थोड़ा सा तिरछा होगा ऑफ कोर्स, है ना, इस तरीके से। अब नीचे कहीं ओरिजिन होगा, है ना, प्लेन के नीचे कहीं ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर कहीं ओरिजिन हो सकता है। फील करो इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे कहीं ओरिजिन हो सकता है नीचे। उस ओरिजिन से डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना? 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, कुछ भी। एक चीज आप फील कर पा रहे हो, मैंने क्या करा? ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, और
एक परपेंडिकुलर ये एन कैप अपने को पहले से दे रखा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये कैप भी परपेंडिकुलर है और ये मार्कर भी परपेंडिकुलर है। फील हो रहा है कि आपको? आराम से फील हो जाएगा, क्योंकि भाई ओरिजिन से मैंने प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, तो अल्टीमेटली इट इज परपेंडिकुलर। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए अपन बोल देते हैं ओ ए। ओ ए बोल दिया मैंने, चलेगा? पक्का? तो ये जो लाल वाला वेक्टर है और ये जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, ये आपस में पैरेलल हो गया। आई जस्ट शोड यू कि कैसे होगा। ये ओरिजिन से डिस्टेंस मार्कर, दैट इज द डॉटेड डी वाली लाइन, ये डॉटेड डी वाली लाइन, और ये कैप है, ये कैप है। कैप भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसका मतलब ये आपस में पैरेलल होंगे। सेम प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा, ठीक है यार। तो मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, कि अगर मैंने ये ओ ए को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, अगर मैंने ओ ए को ज्वाइन करके एक ऑरेंज कलर का वेक्टर बनाया इस तरह से, तो क्या आप ये ऑरेंज वेक्टर लिख पाओगे? हाँ, कैसे? क्योंकि उसका लेंथ पता है, और क्या उस ऑरेंज वेक्टर का डायरेक्शन पता है, उसके अलोंग कोई यूनिट वेक्टर मेरे को पता है, एन कैप। दोनों पैरेलल है, अभी अभी तो मैंने प्रूव करा आपको फोटो दिखा के। तो बताइए मुझे कोई भी कि ओ ए वेक्टर जो ऑरेंज वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे अपन? ऑरेंज वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज डी, इंटू वेक्टर का डायरेक्शन दैट इज एन कैप। तो क्या मैं डी एन कैप करके ओ ए वेक्टर लिख सकता हूं? पक्का? बस अगर आपने इतना समझ लिया तो फिर बस मेरे लिए काफी है। वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि आप फोटो को ही देखो बस अच्छे से, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होगा। तो डी एन कैप जो होगा ये ओ ए वेक्टर होगा, दिस इज द ओ ए वेक्टर डी एन कैप। ठीक है, ये ओ ए वेक्टर होगा डी एन कैप। ठीक है, तो मैं यहां से लिख पाऊंगा कि ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, डी एन कैप। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एक और इंटरेस्टिंग सवाल। मैंने अभी भी आपको बोला था, ओरिजिन से अगर मैं आपको सी वेक्टर निकालता हूं तो ये एरो वाला पॉइंट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट सी वेक्टर। ओरिजिन से अगर मैं डी वेक्टर निकालता हूं तो एरो वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, डी वेक्टर होता है। उसी तरह से अगर मैं ओरिजिन से डी एन कैप निकाल रहा हूं, तो ये पॉइंट ए उसका एरो है, तो ए पॉइंट जो एरो है, एरो का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोई भी मुझे बताइए जल्दी से बोल के, एरो का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट द वेक्टर इटसेल्फ, दैट इज डी एन कैप। ठीक है, द वेक्टर इटसेल्फ डी एन कैप। बस इतना अगर अपन ने समझ लिया तो हमको प्लेन पर रखा हुआ एक पॉइंट मिल गया ए। प्लेन पर रखा हुआ एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो हमको मिल गया। पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, प्लेन की इक्वेशन आप आपकी घर की काम वाली बाई भी लिख देंगे, क्योंकि हमको पॉइंट पता है प्लेन पर जो लाई कर रहा है। हमको नॉर्मल कैप तो गिवन ही था क्वेश्चन में, डिस्टेंस तो गिवन ही था, तो ये डिस्टेंस इंटू नॉर्मल कैप करा मैंने, डिस्टेंस इंटू नॉर्मल कैप, तो मेरे को क्या मिल गया, ये डीएन कैप मिल गया। जैसे ही डीएन कैप मिला मैंने बोला अरे यही तो ये एरो वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना? तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट डीएन कैप मिल गया। बस अब प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे मुझे बताइए, कोई भी बताइए, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? टाइप 1, पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, तो एक जनरल वेक्टर लोगे आर वेक्टर, और ऑफ कोर्स आप ए आर वेक्टर निकालोगे। ए आर वेक्टर में 2 सेकंड में निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, ए आर वेक्टर ये निकाल दिया, डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू 0। आ रही मेरी बात समझ में? ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज इनिशियल पॉइंट? इनिशियल पॉइंट देखो क्या है, नहीं देखोगे तो फिर मेरे से पूछोगे। यहाँ पे देखो क्या है, ये रहा इनिशियल पॉइंट, डीएन कैप। अरे डीएन कैप क्या आएगा भाई, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप आएगा ना, बस वही है डीएन कैप माइनस डीएन कैप। ये ए आर वेक्टर आया, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर अपन नॉर्मल के साथ करते हैं, उसको 0 कर देते हैं, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई मैं आराम से कर सकता हूं, कैसे?
आर डॉट एन कैप माइनस, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका इसके साथ डॉट, माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप कितना हो गया, 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, दिस इज द फाइनल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। आप डरो मत, आपको हो सकता है, अभी हो सकता है क्या, बिल्कुल एकदम नया लगेगा, क्योंकि ऐसी एक भी इक्वेशन नहीं आई थी टाइप 1 2 3 4 में, 5 में थोड़ी अलग आ रही है। द लॉजिक इज सेम। मैंने क्या करा, सबसे पहले प्लेन पे पॉइंट दिया ही नहीं था, वो पॉइंट मैंने निकाल डाला। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस गिवन था, तो डिस्टेंस इंटू एन कैप करके मैंने ये ओ ए वेक्टर निकाल दिया, और ओ ए वेक्टर का जो एरो होगा वही प्लेन पर टच कर रहा होगा, बस वो एरो वाला पॉइंट मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला मैंने? ऐसे ही निकाला। तो आर डॉट एन कैप लिखना है, मैंने एरो लगा दिया गलती से, कैप होगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। क्या हो गया? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्यों कह रहे हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर नॉर्मल फॉर्म इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल वेक्टर जो है उसका कैप यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, दैट इज x, y, z। एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बस ये वेक्टर इक्वेशन लिख दी मैंने प्लेन की। आपको समझ में आई होगी ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा जो मैंने बताया। आपको बस यही लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन करके बताओ, उसके अलावा ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं है कि सर एकदम बाउंस है। आई होप ऐसा ना हो। ठीक है, अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखना है अपने को, तो वो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा हटके है, तो इसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म बताता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म ऐसा होता है कि आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। लेट अस से कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या दिया हुआ हमको? एल एक्स एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। स्मॉल भी स्मॉल सी लिख देते ना यार, हटाओ। स्मॉल ए आई कैप, स्मॉल बी जे कैप, स्मॉल सी के कैप। मतलब कि ये जो प्लेन था हमारे पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर अपने को गिवन था एन कैप, वो क्या गिवन था? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है ना। बस आप जस्ट पुट कर दो वैल्यूज, यहाँ पे पुट कर दो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। ये आप है ना चाहे तो आराम से इसको रट सकते हो, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। बस आर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन। एन, अच्छा सुनो, मैं बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यार, है ना। आप कंफ्यूज मत होना, कहीं से भी कंफ्यूज मत होना। ये आर पॉइंट जो है ना, एक्चुअली आर वेक्टर क्या हो गया? ओ आर वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। डॉट कर रहा हूं मैं, तो आप ये मत सोचना कि पॉइंट का डॉट कर रहा हूँ नॉर्मल के साथ, वो एक्चुअली पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है ना। तो आर वेक्टर इज नथिंग बट ओ आर वेक्टर। एन कैप क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दिस इज इक्वल टू डी। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। This is the Cartesian form of plane की equation in normal form. Cartesian form काफी हद तक सिमिलर है, बस फर्क क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक फर्क है। अगर आपने मेरी बात सुन ली तो आपको सब कुछ एक बार में समराइज हो जाएगा। बस एक फर्क है कि नॉर्मल वेक्टर होता था पहले हमारे पास, अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, दैट्स इट, बस। और कोई फर्क नहीं है। पॉइंट पहले नहीं होता था, वो अपन जबरदस्ती निकाल लेंगे। पॉइंट कैसे आएगा, डीएन कैप। पॉइंट कैसे आएगा, डीएन कैप। ठीक है, बस। तो पॉइंट आ गया और नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर ये जो एन कैप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। और जब 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 कहाँ गया, बहुत ऊपर चला गया, हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो x का, y का और z का कोएफिशिएंट इस केस में आपको क्या देगा, अगेन नॉर्मल देगा बट यूनिट नॉर्मल देगा। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा अजीब था लेकिन समझ में आ गया होगा अपने को। क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चंस में आपको 2-4 करा के छोड़ दूंगा। तो मैं आपको सारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है, जेई में भी पूछ सकता है लेकिन जेई में बड़ा आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो फाइंड द वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह नॉर्मल वेक्टर, आप कह रहे हो कि यूनिट वेक्टर की जगह आपको सीधे सीधे नॉर्मल दे दिया, तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उस नॉर्मल वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर बना लो। अगर आपको बोलता ही है, सुनो, अगर आपको क्वेश्चन पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं वेक्टर की आज प्लेन की इक्वेशन आप नॉर्मल फॉर्म में लिखो, नॉर्मल फॉर्म में, तो आप क्या समझ जाना, अच्छा टाइप 5 है, नॉर्मल फॉर्म में लिखने को बोल रहा है तो आपको एन कैप ही चाहिए हमेशा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो आप पहले जो नॉर्मल वेक्टर दिया होगा उसका यूनिट फटाक से लिख देना, 2 सेकंड तो लगता है यूनिट लिखने, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, और फिर सेम तरीके से प्रोसीड करो। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको हमेशा देगा, हमेशा। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कुछ और कंसेप्ट समझाऊंगा अभी। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of, which is at a distance of 6 by root 29 from origin, distance of 6 by root 29 from origin, and its normal vector from origin, its normal vector is 2i cap minus 3, एक बार देख लो सामने लैंग्वेज, its normal vector is this। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते वक्त कभी भी पैनिक मत किया करो क्योंकि समझना होता है हमको। तो क्वेश्चन समझो पहले आराम से। पढ़ा, find the vector equation of plane which is at a distance of 6 by root 29 from the origin। ठीक है, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना, 6 by root 29, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 6 by root 29। और इस वेक्टर, इस प्लेन का आपको नॉर्मल वेक्टर दिया, तो जो अद्वैत मेरे से पूछ रहा था वही चीज सच हो गई। आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। क्या ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है, आप लोग आराम से देख सकते हो। क्या ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम आग के अंदर नहीं, हमको दिख रहा है। इस नॉर्मल वेक्टर का, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 थोड़ी, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 16। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 29, 1 नहीं है, तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा,
अब है ना, आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ। देखो कि कभी भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होता है वो कीवर्ड होता है। ये देखकर आप समझ जाना कि आपको टाइप 5 की बात हो रही है। कभी भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोलता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि टाइप 5 की बात हो रही है। ठीक है, तो कभी भी हमें ये लिख लेना की पॉइंट है, या आप इसको टिप बोल दो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल दे तो वो क्या हो जाता है, टाइप 5 का क्वेश्चन हो जाता है बस, है ना। तो ये टाइप 5 का क्वेश्चन हो गया। अब क्या है टाइप 5 का क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन लिखना। कैसे लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, एन कैप चाहिए होता है, तो एन वेक्टर है तो एन कैप में 2 सेकंड में बता दूंगा। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √29। मैग्नीट्यूड तो ओरली निकाल सकते हो ना, उसका टेंशन मत लो, मैंने बोल दिया √29 तो मान लिया करो हाँ होगा √29। आप समझो लॉजिक को, ठीक है। कुछ बच्चे होते पहले निकाल के ही देखते हैं कि यार मैग्नीट्यूड √29 है या नहीं। आप बस देख लो, ये होगा मैग्नीट्यूड, तो ये एन कैप आ गया। ठीक है, एन कैप आ गया। कैसे लिखते थे वेक्टर इक्वेशन, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। चाहे तो आप इसको रट लो और प्रोसीड करो, चाहे तो आप एकदम बेसिक से डिराइव करो। बेसिक से डिराइव करना मतलब ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए निकालो, फिर आर माइनस ए निकालो, फिर उसका एन कैप के साथ करो तो आपके पास आंसर आएगा। डेरिवेशन जैसे मैंने करके बताया था। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हो। खैर मैं तो क्या आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आई रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट बिकॉज इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर मी। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको टाइप फॉर्म में लिखना ही है तो आप फाइनल रिजल्ट याद रख लो। टाइप 1 2 3 4 में आप कॉमन सेंस लगा लो, 4 बार कॉमन सेंस लगा लो, एक बार आप मेमोरी बेस्ड कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा, 2/√29, आई कैप -3/√29, जे कैप प्लस 4/√29, के कैप। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस। ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आंसर तो आर का आर वेक्टर को ऐसे ही रहने दिया करो। मैंने आपको ये बताया था ना, एनसीईआरटी के हिसाब से, एचएससी के हिसाब से आर वेक्टर को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आप अगर आपको उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो आर का वैल्यू पुट कर दो। तो मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में लिखना ही है, तो आर की जगह आप क्या पुट कर दो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप। ठीक है, तो एक्स आई कैप और ये 2/√29, तो 2x/√29 माइनस 3y/√29 प्लस 4z/√29 इज इक्वल टू 6/√29। ये अपना आंसर आ गया। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, अगर आप बस आइडेंटिफाई कर पाए कि टाइप 5 है तो। √29 ऑफकोर्स कटेगा, आप चाहे तो अगली लाइन में ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली टाइप 5 की मदद से r डॉट n इज इक्वल टू डी से हमने इसको सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चलो छोड़ो, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन देख के फड़फड़ाहट होती है ना। डायरेक्शन कोसाइन मतलब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मांग रहा होगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टाइप ही एनसीईआरटी में पूछा जाता है जनरली। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ओहो क्रैश क्रैश क्रैश। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब किसका डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन पढ़ के क्या दिमाग में घंटी बजी कुछ, क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आया होगा कि एक वेक्टर है
उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है मुझे। मतलब आप बस एन कैप निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सही बात है ना? तो एन कैप देख के आपको क्या चमका? एन कैप देखकर भी आपको एक चीज चमकी होगी क्या? आपको एग्जाम में थोड़ी बोलेगा कि ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा ना। तो कैसे कैसे सोचेंगे अपन? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से भी चमक रहा है, और एन कैप या यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये सारे वर्ड्स देखकर आपको क्या समझना चाहिए कि ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। यार देखो, टाइप 5 का क्वेश्चन हो, टाइप 1 का हो, 2 का हो, मैं सबको एक तरीके से कर सकता हूँ, बट पर्टिकुलरली फॉर टाइप 5 आई रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, रुकिए 1 मिनट और। ओके सॉरी, काफी क्रैश कर रहा है एप्लीकेशन बार बार। तो वी आर वेरी क्लोज। देखो हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर जो दिया हुआ है, अब उसको टाइप 5 में कन्वर्ट करना काफी आसान है। आर डॉट 6 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 2 k कैप इज इक्वल टू -1। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको जीवन भर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। टाइप 5 इज वेरी इजी। टाइप 5 में क्या होता है, आर के साथ डॉट में क्या होता है, एन कैप होता है, और आरएचएस में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अभी ना तो एलएचएस में एन कैप है, क्या ये कैप है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? ना, दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि एलएचएस में यूनिट वेक्टर नहीं है, आरएचएस में डिस्टेंस नहीं आएगा। इन दोनों में ना आपस में एक तालमेल होता है। तालमेल समझते हो? अंडरस्टैंडिंग। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर यहां पर कैप हुआ तो ही यहां पर डिस्टेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कैप होना चाहिए, आर के साथ डॉट में कैप होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए एलएचएस में, तभी आरएचएस में डिस्टेंस आएगा। लेकिन यार डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे से नेगेटिव साइन है, तो पहले मैं नेगेटिव साइन को हटा के एडजस्ट कर देता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल एडजस्ट द नेगेटिव साइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं माइनस साइन एलएचएस में बुला देता हूँ, तो -6 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि एलएचएस में यूनिट वेक्टर नहीं है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर में बनाने के लिए इसके अंडर रूट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी से मेरे को बताओ, कोई भी मुझे मैग्नीट्यूड बता दे। 9 49 हो गया, 49 का अंडर रूट 7। 7 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। 7 से डिवाइड करने से हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा ये फायदा हुआ कि हमको आर डॉट अब क्या मिल गया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिल गया। और डेफिनेटली इधर एन कैप है, तो आरएचएस में एकदम जादू से डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो आप बता देते डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 1/7। ठीक है, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर या एन कैप कितना है, -6/7, -3/7, -2/7। ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एकदम सही आंसर आया था आपका अंदर। ठीक है, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन भी यही हो जाएगी, जो यूनिट वेक्टर है वही डायरेक्शन कोसाइन है भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये आप खुद से करना, देखते कर पाओगे या नहीं। ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन (2x - 3y + 4z - 6 = 0। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? आराम से आपको आईआईटी में पूछा जा सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, बट इट्स वेरी इजी। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स डिफिकल्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो देखो यार, ये प्लेन है हमारे पास, है ना, और ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन में बना देता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। आप में से हर एक बच्चा निकाल सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे निकालना है।
देखो ये हमारे पास तीनों एक्सिस बन गई, फिर हमको प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है उसमें। बहुत दिक्कत है जीवन में यार। रुक जाओ, बस ये एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये जैसे ही हमारा हो जाता है मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लेन्स हमारा खत्म हो जाएगा, फिर थोड़े थोड़े से एक आखिरी आखिरी के टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है, तो प्लेन अभी खत्म हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन प्लेन का, ये ओरिजिन। प्लेन की इक्वेशन हमें दी है 2x-3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल यूनिट नहीं, हाँ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन क्या होगा, हम सबको पता है क्या होगा, बताइए नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो नॉर्मल वेक्टर होगा, हाँ बताइए, 2-3 और +4। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। अच्छा देखो मेरा अल्गोरिदम देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का अल्गोरिदम। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक हथियार होता है, पता है आपको, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, मतलब मैंने सारे मॉक टेस्ट ऐसे ही दिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको पता है कैसे आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तरीका तरीका ये रहेगा कि जब भी अपन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो फुट मेरे को निकालना है, मतलब दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता चल गया, बताइए अगर ये डी डिस्टेंस पता चल गया, तो एन कैप तो मैं ऐसी हंसी मजाक में निकाल लूंगा, भाई क्या बात कर रहे हो आप, ये एन कैप तो मेरे साथ ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। तो ये डी एन कैप करेंगे, सुनो मेरी बात, डिस्टेंस पता चल गया मेरे को, अगर एन कैप तो मेरे को पता ही है, तो डी एन कैप करने से ये ओ ए वेक्टर आ जाएगा, और इस ओ ए वेक्टर का जो एरो वाला पॉइंट होता है वही वही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को, एल्गोरिदम क्लियर है कि करना क्या है, क्वेश्चन स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए, ऐसे आंख बंद करके अपने को प्रोसीड नहीं करना होता है कि यार कुछ भी कर लेंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना होता है। एन कैप पता चल गया, बस डिस्टेंस इंटू एन कैप करेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ही तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। यही तो मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, बस बचा ही क्या है मेरे पास। अब देखो फटाफट में एन कैप निकाल लेता हूँ, सही आंसर है अद्वैत, एन कैप निकालेंगे कैसे, 2 अपॉन, इसका क्या है यार बताओ, मैग्नीट्यूड 4 और 9 13 और 16 29, 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। नहीं आया समझ में, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, इतना आसान चीज है। √29 आ गया अपने पास एन कैप, एन कैप जो होगा बेटा ये डॉटेड लाइन जो होगी ना, और ये जो एन कैप होगा ये डेफिनेटली एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एन कैप एंड द डॉटेड लाइन मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि यार ये भी परपेंडिकुलर है, आप सोच रहे हो ना एन कैप भी तो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, दो लाइन सेम प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वो आपस में पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मैंने एन कैप बनाया, ये एन कैप है ना। नाउ वी आर 90% डन। अब मैं ओ ए वेक्टर लिखना चाहूंगा, ओ ए वेक्टर, दिस इज द स्वीटेस्ट सॉल्यूशन जो आपको मिल सकता है इस क्वेश्चन का, आप कहीं पे भी सर्च कर लो, इवन एनसीईआरटी बुक में सर्च कर लो, बहुत घटिया सॉल्यूशन दे रखा है, दिस इज द कूलेस्ट सॉल्यूशन। ओ ए वेक्टर ही खुद आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, और ए पॉइंट ही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, खत्म। ओ ए वेक्टर मैंने लिख दिया, क्या है डिस्टेंस, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस तो मैंने निकाला ही नहीं अभी, निकालते हैं, ये रही प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन ये रही, इस प्लेन की इक्वेशन को चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो या कार्टेशियन फॉर्म में भी। मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्या बताया था कि आरएचएस में डिस्टेंस आता है कब, कब जब एलएचएस में ये कोएफिशिएंट जो हो वो यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट हो, है ना। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फ्लैशबैक में, और यहां पर समझते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कब आता था, जब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट नॉर्मल यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट हो, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट होने चाहिए बस। तो हमने बोला कि ये 2 3 4 जो है वो नॉर्मल वेक्टर के कोएफिशिएंट है, यूनिट वेक्टर के नहीं। काश इनके नीचे √29 होता, काश इनके नीचे √29 होता तो मजा आ जाता। क्यों मजा आ जाता, अब ये देखो कोएफिशिएंट जो हो गए दे आर रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और आरएचएस में भी √29 करना पड़ेगा डिवाइड, और ये आरएचएस वाला आइटम अपने आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख कर भी सोच सकते हो, बट मैं इतना ज्यादा आपको लोड नहीं दूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा ये, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड
अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता ओ ए वेक्टर लिखने से। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डी, और डायरेक्शन क्या है, यही एन कैप, लाल वाला ही उसका डायरेक्शन। एन कैप मेरे को पता है क्या है, तो डी क्या है 6/√29, और एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, ऊपर देखो ना यार, ऊपर लिखा हुआ है 2/√29, आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ठीक है, ये आ गया ओ ए वेक्टर। बस ओ ए वेक्टर ही तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा 12/29 आई कैप माइनस 6×3 = 18/29 जे कैप प्लस 6×4 = 24/29 के कैप। ये ओ ए वेक्टर आ गया, और यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, foot of perpendicular will be equal to position vector of a, a का पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, a का पोजीशन वेक्टर 12/29 माइनस 18/29 24/29, दैट्स इट। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन दे दूं, कोई भी क्वेश्चन दे दूं, आप आराम से निकाल सकते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर अपने को ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो कैसे निकालना। तो मुबारक हो, आपका प्लेन्स खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन का प्लेन से डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच में एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी आर जस्ट वन लेक्चर अवे। अब है ना, आप लोगों से मैं आज आपका मॉक टेस्ट है क्या, कितने बजे मॉक टेस्ट, कोई मुझे बताइए, जल्दी से बताओ, इतना टाइम मत लगाओ भाई। 2:30 से है, ओके, तो ठीक है, दो मॉक टेस्ट आराम से दो, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आप NCERT का 11.3 और सेम HSC का भी है ना, प्लेन्स, दोनों में आपको क्या करना है, प्लेन्स मिलेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और डिस्टेंस एंड एंगल वाले क्वेश्चन छोड़ देना, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस और एंगल्स ये सारे छोड़ देना, इक्वेशन ऑफ प्लेन वाले सारे क्वेश्चन चुन चुन के कर लो, जहां पे भी बोलते हैं ना राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो सारे कर लो। ठीक है, एंड सेम विथ मॉड्यूल। मॉड्यूल का होमवर्क मैं आपको नहीं दे रहा हूँ आज, पहले ये कर लो, कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो, फिर मॉड्यूल पे अपन घुसेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।